अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौज़ूद फखर में खुशामदीद। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत इमरान खान साहब को शिकंजे में लाने के लिए अब कुछ संजीदा होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि एक ऐसी शख्सियत को चेयरमैन नैब के ओहदे पर तैनात किया गया है जो अपनी असूल पसंदी और कानून के मुताबिक कार्रवाई के लिए जिनकी शोहरत है, और वो बहुत ही ज़्यादा इस हवाले से डिसिप्लिन्ड माने जाते हैं, किसी की बात नहीं सुनते, किसी के दबाव को खातर में नहीं लाते। ये अब तक उनकी शोहरत है। चेयरमैन नैब बनने के बाद अगर उन्होंने अपनी इस शोहरत पर कंप्रोमाइज़ किया तो फिर यकीनी तौर पर ये भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए या पाकिस्तान की एलीट के लिए एक लम्हे फिक्रिया होगा, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए। जो चीज़ कानून के मुताबिक हो उसके मुताबिक ही कार्रवाई करनी चाहिए। और वफाकी कबीना ने आज बाज़ाब्ता तौर पर आफ्ताब सुल्तान साहब की, जो एक कैरियर ब्यूरोक्रेट हैं, उनकी बतौर चेयरमैन नैब तकर्री की मंजूरी दे दी है, क्योंकि इससे पहले अदलिया की एक शख्सियत चेयरमैन नैब के ओहदे पर फाइज थी, जिसने अपने इस ओहदे को बहुत ही ज़्यादा जिसे हम कह सकते हैं मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल किया, और जिसके नतीजे में पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल एलीट को इमरान खान साहब की खुशनुदी के लिए सलाखों के पीछे रखा गया। और उसकी वजह यह थी कि वो कंप्रोमाइज्ड पोजीशन पर आ चुके थे। उनकी एक ऐसी वीडियो इमरान खान साहब के हत्थे लग चुकी थी जिसकी बिना पर वो उनको ब्लैकमेल करते थे, और वो ब्लैकमेल होते चले जा रहे थे। आफ्ताब सुल्तान साहब की जैसे ही तकर्री की खबर आती है सामने, तो उसके साथ ही सोशल मीडिया के ऊपर एक प्रेस रिलीज़ है वो वायरल होना शुरू हो जाती है। और ये प्रेस रिलीज़ है नैब की तरफ से ही, और ये उस वक्त की प्रेस रिलीज़ है जब जावेद इकबाल साहब चेयरमैन नैब हुआ करते थे, और एक इंक्वायरी के बारे में एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास के बाद वो प्रेस रिलीज़ जारी की गई, जिसमें मुख्तलिफ शख्सियात के खिलाफ इंक्वायरी का ऑर्डर पास किया गया, जिसमें एहसन इकबाल साहब भी शामिल थे, जिसमें फवाद हसन फवाद भी शामिल थे, और उसके अंदर आफ्ताब सुल्तान साहब का नाम भी आया था। अब इस बात को लेकर कि जनाब एक प्रेस रिलीज़ में आफ्ताब सुल्तान साहब का नाम आया है, ये एक प्रोपेगेंडा की एक नई कैंपेन शुरू कर दी गई है, जिसमें कहा गया है कि एक नैबज़दा शख्सियत को चेयरमैन नैब के ओहदे पर तैनात करना, इसका मतलब ये है कि ये अपनी ही खुशनुदी के लिए, अपने नैब मुकदमात के खात्मे के लिए एक ऐसी शख्सियत को चेयरमैन नैब के ओहदे पर तैनात किया जा रहा है जो खुद नैबज़दा है। इसकी हकीकत क्या है ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और चेयरमैन नैब के ओहदे पर फाइज होने के बाद जो चैलेंजेस है आफ्ताब सुल्तान साहब के, उसके ऊपर भी आपके साथ बात करूंगा। इनके कैरियर के ऊपर भी थोड़ी सी नज़र दौड़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक और बल्कि दो और इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इमरान खान साहब लाहौर पहुँच गए और उन्होंने अपनी इत्तेहादी जमातें यानी पीटीआई और मुस्लिम लीग काफ की मुत्तहिदा पार्लिमानी पार्टी के इजलास की भी सदारत की है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट मुलाकात भी की है इमरान खान साहब ने लाहौर आते साथ ही। और वो तस्वीर जब मैंने देखी तो मुझे एक लम्हे के लिए जो है वो थोड़ा सा ताजुब हुआ कि यार ये ऐसी चीज़ होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि इमरान खान साहब का जो बयानिया है, जिस तरीके से वो कल से लेकर चल रहे हैं कि 50 करोड़ में लोटा खरीद लिया, कोई कहता है 40 करोड़ में लोटा खरीद लिया, कोई कहता है 25 करोड़ में लोटा खरीद लिया, और जिस शख्सियत के साथ खड़े होकर इमरान खान साहब तस्वीर उतारे थे उसके बारे में तो खुद शेख रशीद अहमद साहब की एक ऑडियो सामने आ चुकी है, जिसके बारे में खुद शेख रशीद अहमद साहब ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि हाँ मेरी ऑडियो है, जिसके अंदर वो एक बंदे से पूछ रहे हैं कि जलील शरकपुरी ਨੂੰ पैसे पहुँचाते ने, तो जलील शरकपुरी साहब के साथ उन्होंने मुलाकात भी की है और उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर खुशामदेद भी करार दिया है। यानी उनका जो मानना है कि जनाब जर्नैलों और सियासतदानों को जब गलती का एहसास हो जाए तो वो यू टर्न मार लेते हैं, तो उन्होंने फौरी तौर पर यू टर्न ले लिया और लोटे को साथ खड़ा करके उन्होंने तस्वीर भी बना ली। लेकिन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स कुछ ये हैं इसके अलावा कि इमरान खान साहब ने एक जानिब तो अपने अरकान असम्बली को डटा रहने, खड़ा रहने, असूलों पर कारबंद रहने के एक लंबा चौड़ा दर्स दिया, जहाँ पर मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी के इजलास उन्होंने खिताब किया। वहीं पर उन्होंने एक 3 रुकनी कमेटी भी बना दी है, बल्कि 5 रुकनी कमेटी बनाई है, जिसका मकसद ये है कि वो हुकूमत की इत्तेहादियों के साथ राब्ते करे और उनको हुकूमती इत्तेहाद से निकलने पर मजबूर करे। यानी इमरान खान साहब तकरीबन वैसे ही टैक्टिक्स इस्तेमाल करने जा रहे हैं जो इस वक्त परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ मुस्लिम लीग नून इस्तेमाल कर रही है, या माजी में मुस्लिम लीग नून ने इमरान खान साहब की इक़्तिदार से अलग करने के लिए जो हथियार इस्तेमाल किए थे, अब उन्हीं हथियारों को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। बुनियादी तौर पर इसका मकसद ये नहीं है कि इमरान खान साहब वापस जाना चाहते हैं असम्बलियों में, बल्कि उनका मकसद ये है कि हुकूमती इत्तेहादियों
जिम्मेदारियों को अलग करने के बाद अगर कोई एक आध अलग हो जाता है तो फिर जो इस वक्त प्रेसिडेंट का ओहदा है जो उनके पास मौजूद है, यानी आरिफ अलवी साहब की शक्ल में, उसके ज़रिए शहबाज शरीफ साहब को एक सदारती हुक्मनामा जारी कराया जाएगा, जिसके ज़रिए शहबाज शरीफ साहब को इस बात पर मजबूर किया जाएगा कि जनाब आप एतमाद का वोट लें, क्योंकि सदर साहब की तरफ से अगर हुक्मनामा आ जाता है तो फिर शहबाज शरीफ साहब उन पर यह लाजिम होगा कि वो एतमाद का वोट लें, और उसके लिए 172 का नंबर पूरा करना भी शहबाज शरीफ साहब की जिम्मेदारी होगी। यानी एक नई गेम का अब इमरान खान साहब आगाज़ करने जा रहे हैं। जो कमेटी बनाई है उन्होंने, उसमें परवेज़ खटक साहब शामिल हैं, उसमें असद उमर साहब शामिल हैं, उसमें असद कैसर साहब शामिल हैं, फवाद चौधरी साहब शामिल हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब शामिल हैं। ये 5 रुकनी कमेटी बना दी गई है और इमरान इस्माइल साहब को भी खुसूसी ड्यूटी लगी है कि वो MQM वालों के साथ ना सिर्फ रब्ता करें, और अगर उनमें किसी किस्म की कोई लचक का मुजाहरा वो करते हैं, हुकूमती इत्तेहाद से निकलने पर किसी तरह की आमादगी का इजहार करते हैं, और अगर उनके साथ ये जो कराची में बलदियाती इंतखाबात मौखर हुए हैं ख़ुद MQM और GDA की अपील पर, और वहाँ पर MQM के साथ अगर वो कोई एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं इस तरह की, कम अज़ कम कराची की सतह पर, तो फिर उसके ज़रिए ये जो 5 रुकनी कमेटी इमरान खान साहब ने बनाई है वो कराची जाएगी और फिर जाकर वो MQM से मुलाकातें करेगी। अब इस सिनेरियो के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स जारी हैं, और इमरान खान साहब ने जो खिताब किया है पार्लिमानी पार्टी के इजलास में, उसके अंदर उन्होंने इसी सिमत में इशारा भी दिया है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि पार्लिमानी पार्टी ने 2 चीज़ों के ऊपर इमरान खान साहब से बड़ी तफसील के साथ गुफ्तगू की। एक, इमरान खान साहब को जो चेयरमैन नैब अभी लगाए गए हैं आफ्ताब सुल्तान साहब, उनके हवाले से बात की गई। उनसे ये कहा गया कि जिस वक्त आप कंटेनर पर मौजूद थे और वहाँ पर आप धरने दे रहे थे, उस वक्त भी आपने आफ्ताब सुल्तान साहब पर बहुत ही ज़्यादा तनकीद की थी, और आपका ये कहना था कि ये शख्स हमें किसी भी सूरत IB के डायरेक्टर के तौर पर, DG के तौर पर हमें कबूल नहीं है, और इनके खिलाफ हम इक़्तिदार में आकर कोई कार्रवाई भी करेंगे, और इनको ये जो उन्होंने जुल्म और सितम ढाया हुआ है धरने वालों पर, तो इसके खिलाफ उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन अब इनको हुकूमत ने चेयरमैन नैब लगा दिया है, और उसके लिए जो आइनी रिक्वायरमेंट थी वो राजा रियाज साहब के साथ मुशावरत का अमल था, वो उन्होंने मुकम्मल कर लिया है। इस सूरत हाल में उनको ये तजवीज़ दी गई है कि आप कोई 30-40 अरकान असम्बली जो आपके डाई हार्ड हों उनको भेजें नेशनल असम्बली में, और वहाँ पर जाकर आप लीडर ऑफ द अपोजिशन की स्लॉट हासिल करें, क्योंकि जो फ्यूचर के अंदर डेवलपमेंट्स होनी है, इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन का हो सकता है, उसी तरीके से निगरान हुकूमत का सेटअप हो सकता है, आपकी असम्बली के अंदर मौजूदगी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इमरान खान साहब ने इस तजवीज़ को तो यकसर रद्द कर दिया। उन्होंने कहा जनाब मेरा कोई बंदा अब असम्बली में वापस नहीं जाएगा। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि हम इस असम्बली में ही जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनको कमज़ोर करने की कोशिश करें, और उसके बाद फिर उन्होंने 5 रुकनी कमेटी बनाई, और अगला उन्होंने पूरा एक लेक्चर दिया कि किस किस तरीके से हम शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ हर्डल्स क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से जो पंजाब की सूरत हाल है, वहाँ पर इमरान खान साहब का ये मानना था कि यहाँ पर इस वक्त बहुत ही ज़्यादा रियासती जबर है, यहाँ पर लोगों को डराया जा रहा है, उनको फ़ोन कॉल्स किए जा रहे हैं, उनको हरासा किया जा रहा है, गुमनाम नंबरों के साथ टेलीफोन कॉल्स आ रही हैं। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो इमरान खान साहब के लाहौर लैंड होने से पहले सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ अरकान असम्बली अपने ट्विटर अकाउंट्स के ज़रिए ये बात शेयर कर रहे थे। कहते से मनवी फ़ोन आया, दूसरा कहता मनवी फ़ोन आया, तीसरा कहता कलमा पढ़ के कहता है कि जनाब मुझे फ़ोन आया और मेरी बीवी बच्चों को उन्होंने हरासा किया और उनसे कहा कि जनाब इनको किसी किस्म का नुकसान पहुँच सकता है। इस किस्म की चीज़ें चल रही थी। इमरान खान साहब ने वही पूरी की पूरी रुदाद वहाँ पर सुना दी, और इस पर उनका ये कहना था कि हम किसी भी सूरत ये जो इक़दामात इस वक्त पंजाब में हो रहे हैं इनको ना फरामोश करेंगे, ना इनको माफ़ करेंगे। उन्होंने परवेज़ इलाही साहब से कहा कि पूरी हमारी जमात इस वक्त आपके साथ खड़ी है और आपको हम हर सूरत चीफ मिनिस्टर बना के छोड़ेंगे, और इससे कम कोई भी चीज़ कबूल नहीं होगी। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि जो रियासती जबर है वो किसी ना किसी जगह पर काम कर जाए। अगर हमारे कुछ लोग लोटे होंगे तो हम इनको फौरी तौर पर डी-सीट भी कराएंगे और वहाँ पर इलेक्शन रहेंगे। यानी ये जो एक खेल शुरू हो गया है, ये उनका ख्याल है कि ये भी जारी रहेगा, और इमरान खान साहब का ये मानना है कि इस खेल से हमें फ़ायदा होगा। यानी इस वक्त उनको इस बात का कोई एहसास नहीं है कि परवेज़ इलाही साहब चीफ मिनिस्टर बनेंगे या नहीं बनेंगे। वो ये कहते हैं कि अगर कुछ मज़ीद अरकान 5 या 10 अरकान असम्बली अपनी वफादारियाँ तब्दील करते हैं, वो कल के इजलास के अंदर गैर हाज़िर होते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में हमें फ़ायदा होगा, क्योंकि हमें एक मरतबा फिर लोगों के सामने जाने का मौका मिलेगा, हमें एक मरतबा फिर हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बयानिया तश्कील देने का मौका मिलेगा, हमें एक मरतबा फिर अपने बयानिया को मज़ीद ताकतवर करने का मौका मिलेगा, और नताइज वही
ہوں گے جو اس مرتبہ ضمنی انتخابات میں آئی، یعنی ہم اپنی جیتی ہوئی سیٹیں دوبارہ جیت لیں گے، لیکن اس کے نتیجے میں جو حکمران اتحاد ہے اس کے اوپر دباؤ آئے گا بہت زیادہ۔ اور جو عمران خان صاحب اگر تقریر کریں اور وہ آصف علی زرداری صاحب کا ذکر نہ کریں تو یہ پاسبل نہیں ہو سکتا۔ اس مرتبہ بھی انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کو آڑے ہاتھوں لیا، ان پر شدید ترین تنقید کی، اور ان کو یہ کہنا تھا کہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر منڈی سے جالی ہے، نوٹوں کی بوریاں یہاں پر آ گئی ہیں، سندھ کا خزانہ خالی کیا جا رہا ہے، سندھ کے خزانے کو پنجاب میں لوٹے خریدنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور ہماری اعلیٰ عدلیہ جو ہے اس ساری صورتحال کا کوئی نوٹس نہیں لے رہی ہے۔ عدلیہ کو اس ساری صورتحال کا نوٹس لینا چاہیے، اسے آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ہماری دفعہ تو رات 12 بجے عدالتیں کھل گئی تھیں، اب عدالتیں کیوں ایسے تمام غیر آئینی اقدامات کے اوپر ایکشن نہیں لے رہی؟ یعنی عمران خان صاحب نے ایک مرتبہ پھر عدلیہ کے اوپر دباؤ بڑھانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ معاملہ کچھ یہ تھا کہ وہ جو رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی چل رہی تھی، وہاں پر عدالت نے ثبوت مانگ لیے ہیں پرویز الہی صاحب اور ان کے وکیل سے کہ جناب آپ کم از کم ہمیں وہ ایویڈنس تو دیں جس کے ذریعے اس بات کو اسٹیبلش کیا جا سکے کہ رانا ثناء اللہ نے توہین عدالت کی ہے۔ ادروائز وہ سمپلی آگے کہہ دیں گے کہ یہ میرا سیاسی بیان ہے اور اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جب تک ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہوگا تب تک ہم کوئی کارروائی نہیں کر سکیں گے۔ اور اس کے بعد ہی پھر وہ ٹیلی فون کالز والی کہانی شروع ہوئی، اس کے بعد ہی پھر ٹویٹر کے اوپر یہ جو مختلف اراکین اسمبلی ہیں ان کی طرف سے بیانات جاری ہوئے، بلکہ ایک ایم پی اے جو ہیں نعیم بارہ صاحب، ان کے تو کمرے میں آگ بھی لگ گئی، اور جو اس کے بعد پھر اب جو ہوٹل تھا جو گلبرگ میں تھے ان کو اب شفٹ کر دیا گیا، بلکہ تمام کے تمام اراکین اسمبلی کو پی سی ہوٹل کے اندر لاہور میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ تو اس سارے سینیریو کے اندر عمران خان صاحب کی بنیادی طور پر خواہش یہی ہے کہ مجھے کسی نہ کسی طریقے سے بار بار عوام میں جانے کا موقع ملے۔ پرویز الہی صاحب کو چیف منسٹر بنانا ان کی ترجیح نہیں آئی، میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں، ان کی ترجیح سمپل یہ ہے کہ مجھے بار بار عوام کے پاس جانے کا موقع ملے، مجھے ان سے خطاب کرنے کا موقع ملے، مجھے اپنا بیانیے کو آگے بڑھانے کا موقع ملے، مجھے پنجاب کے اندر تحریک انصاف کو ایک مرتبہ پھر منظم کرنے کا موقع ملے، اور میں یہ طاقتور حلقوں کے سامنے اسٹیبلش کر سکوں کہ میں پاکستان کی واحد پولیٹیکل قوت ہوں جو جب چاہے جہاں چاہے کارروائی کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی فیصلہ کیا گیا کہ عمران خان صاحب آج رات لبرٹی چوک پر خطاب کریں گے ویڈیو لنک کے ذریعے، اس کے لیے انہوں نے ہدایات جاری کر دی ہیں کہ جناب سکرینیں لگائی جائیں اور میرا مختلف جگہوں پر اس خطاب کو نشر کیا جائے، کیونکہ میں کل کے ہونے والے جو اجلاس ہے اس کے لیے اپنی قوم کو جگانا چاہتا ہوں، ان کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح کے غیر آئینی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ لیکن وہ سارے کے سارے اسی صورت میں بے اثر ہو جاتے ہیں جب اب جلیل شرک پوری کے ساتھ آپ اس کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے آپ فوٹو بھی اترواتے ہیں، سوشل میڈیا پر اس کو شیئر بھی کرتے ہیں۔ جلیل شرک پوری صاحب یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ میرے اپنی لیڈر کے ساتھ، میرے اپنی قائد کے ساتھ ایک بڑی زبردست ملاقات ہو گئی ہے، اور تفصیلات میں آپ کے سامنے بڑی تھوڑی دیر کے اندر شیئر کروں گا۔ اب ایسی صورتحال میں جو حالات ہیں ان کو عمران خان صاحب کی طرف سے قابو میں رکھنا ہی بہت امپورٹنس اختیار کرتا چلا جا رہا ہے۔ دوسری جانب جو بن جاتا ہے معاملہ وہ آ جاتا ہے چیئرمین نیب کا۔ آفتاب سلطان صاحب کو چیئرمین نیب لگا دیا گیا، اور ان کا کیریئر اس حوالے سے بہت ہی شاندار ہے، کیونکہ انہوں نے جس عہدے پر کام کیا ہے اس عہدے پر انہوں نے سرو کر کے دکھایا ہے۔ انہوں نے کسی بھی جگہ پر اپنی جو سرکاری فرائض ہیں ان کو کمپرومائز نہیں کیا، بلکہ یہ ڈاکٹر شعیب صڈل کے ساتھ دوسرے افسر تھے جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ بڑے اپ رائٹ قسم کے افسر ہیں اور یہ کسی بھی دباؤ کو خاطر میں نہیں لاتے۔ آفتاب سلطان صاحب کا نام 2018 کے جو وہ بنا تھا سیٹ اپ، اس کے اندر بھی ان کا نام آیا تھا، اور ان کے لیے یہ کہا گیا تھا کہ ان کو نگران سیٹ اپ کے اندر کوئی حصہ دیا جائے، لیکن آفتاب سلطان صاحب نے اس وقت اس سے معذرت کر لی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، میں کسی بھی حکومتی سیٹ اپ کا حصہ نہیں بنوں گا۔ پھر جب شہباز شریف صاحب بنے پرائم منسٹر تو ان کو معاون خصوصی کا عہدہ آفر کیا گیا، لیکن انہوں نے اس عہدے کو قبول نہیں کیا۔ اسی طریقے سے جس وقت پرویز مشرف صاحب ریفرینڈم کروا رہے تھے اپنے آپ کو ایک لیجیٹیمیسی دینے کے لیے، اس وقت آفتاب سلطان صاحب سرگودا میں تعینات تھے، اور پرویز مشرف صاحب کی طرف سے ان کو حکم دیا گیا کہ مجھے ووٹ ڈلوانے ہیں اور بڑی تعداد میں ڈلوانے ہیں، جس پر آفتاب سلطان صاحب نے معذرت کر لی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں لوگوں کو گھیر کے لاؤں اور آپ کے نام کے آگے مہرے لگواؤں، یہ میرا کام نہیں ہے۔ جو ہوں گے، جو میری ذمہ داریاں ہیں وہ میں ادا کروں گا۔ آپ نے الیکشنز کروانے ہیں وہ آپ کرائیں، وہ اس کے پرامن ماحول کے اندر یقینی بنایا جائے گا، لیکن لوگوں کو بلانا، گاڑیوں میں بھر کے لانا، وہاں پہ ٹھپے لگوانا، یہ میرا کام نہیں ہے۔ جس پر پرویز مشرف صاحب ان کے اس جواب پر بہت زیادہ ناراض ہو گئے تھے اور ان کو معطل کر دیا گیا تھا۔
फिर ये हुआ कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब बने प्राइम मिनिस्टर। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने इनको DGIB के अहदे पर तैनात किया। ये कुछ अर्सा DGIB के अहदे पर तैनात रहे। उसके बाद फिर परवेज़ अशरफ साहब आए, वो बने प्राइम मिनिस्टर। परवेज़ अशरफ साहब ने आफ्ताब सुल्तान साहब को अहदे से हटा दिया। उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब बने प्राइम मिनिस्टर, तो आफ्ताब सुल्तान साहब को दोबारा DGIB लगा दिए गए। और जिस वक्त धरने का अरूज था उस वक्त आपको याद है कि कुछ ऑडियो टेप्स पकड़ी गई थी जो नवाज शरीफ साहब तक पहुंचाई गई थी, और फिर नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल रहील शरीफ साहब के सामने वो ऑडियो टेप्स रखी भी थी, उनको सुनवाई भी थी। और इस बारे में ये इतलात है कि वो ऑडियो टेप्स को रिकॉर्ड करने में आफ्ताब सुल्तान साहब का भी हाथ था। यानी उनका अगर देखा जाए तो उनका कैरियर बहुत ही शानदार है। ग्रेड 22 के अफसर थे, पुलिस सर्विस के अंदर वो तैनात थे। IG पंजाब के साथ साथ वो मुख्तलिफ उहदों पर फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं। इस सारे केस के अंदर जो उनका कैरियर है उसमें एक उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया, और वो चूँकि केस बनाना था फवाद हसन फवाद साहब के ख़िलाफ़, जो उस वक़्त नवाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। और मामला था हाई प्रोफाइल शख्सियत की सिक्योरिटी के लिए जो सोफिस्टिकेटेड गाड़ियाँ यानी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ वगैरह उसकी ख़रीदारी का, और 73 गाड़ियाँ उस वक़्त ख़रीदी गई थी। इल्ज़ाम ये आयद किया गया, इन पे ये इल्ज़ाम नहीं आयद किया गया कि जनाब आफ्ताब सुल्तान ने उस मामले के अंदर किसी किस्म की को करप्शन की है। ये कहा गया कि जनाब यहाँ पर कुछ बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं, लिहाजा आफ्ताब सुल्तान साहब का नाम भी उस केस के अंदर शामिल किया गया। आफ्ताब सुल्तान साहब ने हर एक इंक्वायरी में पेश हुए। बल्कि मैं आपको ये एक दिलचस्प बात बताऊं कि प्राइम मिनिस्टर थे जब इमरान खान साहब, तो आपने देखा होगा वो ब्लैक कलर की एक BMW गाड़ी के अंदर घूमते थे, और जिस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर के ओहदे से हटाए गए तो वो एक BMW गाड़ी जो बुलेट प्रूफ बम प्रूफ गाड़ी थी वो अपने साथ ही ले गए। वो इस वक्त भी उनके ज़ेरे इस्तेमाल है। ये वही बम प्रूफ और बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं जो आफ्ताब सुल्तान साहब ने हाई प्रोफाइल शख्सियात की सिक्योरिटी के लिए तैयार करवाई थी, मंगवाई थी, इंपोर्ट कराई थी, जिनके ऊपर उनके ख़िलाफ़ मुकदमा चल रहा है। और ये वही गाड़ी है, उनमें से एक गाड़ी है जो इस वक्त भी इमरान खान साहब के ज़ेरे इस्तेमाल है। यानी जो इल्ज़ाम है उनका, उसके तो इमरान खान साहब इस वक्त फैज़याब हो रहे हैं। और चूँकि उस वक्त हालात ऐसे थे, दहशत गर्दी अरूज पर थी, बहुत सारे वाक़यात दहशत गर्दी के हो चुके थे, APS हो चुका था, तो उस सूरत हाल में कुछ ज़रूरत इस किस्म की थी कि जो सिक्योरिटी है हाई प्रोफाइल शख्सियात की उनको बेहतर बनाया जाए। अलबत्ता इस लम्हे तक नैब उनके ऊपर एक भी इल्ज़ाम साबित नहीं कर सका। इंक्वायरी के अंदर उनके ऊपर कोई चार्जशीट नहीं लगाई जा सकी। लिहाजा ये बात कहना कि एक नैब ज़दा को लगा दिया गया है चेयरमैन नैब, ये बात बिल्कुल ही गलत है और इसके अंदर किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। हाँ, अब ख़तरे की घंटी ज़रूर है, और वो घंटी है इमरान खान साहब के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस वक्त पाइपलाइन में चल रही हैं। बल्कि आज ही शहजाद अकबर साहब जो इमरान खान साहब के बहुत चहीते थे, वो जो मलिक रियाज साहब के साथ पैसों की सेटलमेंट हुई थी लंदन में, जो पैसे यहाँ पर आए थे पाकिस्तान में, नैब ने इस सारे केस के अंदर जो है शहजाद अकबर साहब के ख़िलाफ़ इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया। और ये जो एसेट रिकवरी यूनिट है, इसने क्या क्या कार्रवाइयाँ की, कहाँ कहाँ पर गया, कितने एसेट्स को रिकवर किया, या उन रिकवरी के लिए कितने सरकार के ख़जाने से पैसे इस्तेमाल किए, इन तमाम की डिटेल्स भी हासिल कर ली गई हैं। और इसके साथ साथ ब्रॉडशीट वाले कावाए मूसवी साहब की जो इल्ज़ाम था कि जनाब शहजाद अकबर साहब ने कुछ पैसे मांगे थे, उसकी ऊपर भी अब तहकीकात की जा रही हैं। यानी ये जो घेरा है इसने अल्टीमेटली तंग होना है। इमरान खान साहब के हवाले से ये ज़रूर है कि जो तोशाखाना का मामला चल रहा है, इसी तरीके से अलकादर यूनिवर्सिटी का मामला चल रहा है, ज़मीनों की ख़रीदो फ़रोख्त का मामला चल रहा है, 405 कनाल ज़मीन का आ चुका है केस। इस तरह की बहुत सारे केसेस हैं जो अब नैब के पास जाएंगे और नैब उनकी बिल्कुल शफाफ किस्म की तहकीकात करेगा, और उसको करनी भी चाहिए। अगर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ केस नहीं बन रहा होगा तो केस नहीं बनना चाहिए, लेकिन अगर केस बनता होगा तो उसकी इम्पार्शियल इंक्वायरी होनी चाहिए, और किसी को भी उसकी इस तरह की होनी चाहिए कि किसी को भी उसकी साख के ऊपर सवाल उठाने का मौका ना मिल सके। और यकीनी तौर पर ये तवक्को है चेयरमैन नैब से कि वो अपने फ़राइज़ बिल्कुल उसी तरीके से अंजाम देंगे जैसे वो माजी में अंजाम दे चुके हैं। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।